नमस्कार। आज का हमारा विषय है फ्रांस। एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही मतलब कई तस्वीरें जहन में उभर आती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास है अ गाइड टू फ्रांस, ब्यूटी कल्चर एंड रोमांस नाम की गाइड के कुछ अंश, और हम इन्हीं के जरिए फ्रांस के आकर्षण को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ मशहूर जगहों की गिनती करना नहीं है, बल्कि इस गाइड के नज़रिए से ये जानना है कि फ्रांस की वो कौन सी बातें हैं, चाहे वो इसकी सुंदरता हो, संस्कृति, इतिहास या फिर वो रोमांस वाला पहलू, जो इसे दुनिया भर में इतना खास बनाती है। तो देखते हैं ये गाइड फ्रांस की क्या तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये गाइड फ्रांस के किन आयामों को छूती है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट गाइड जैसी नहीं लगती है ना, ऐसा लगता है कि ये फ्रांस के मिजाज को, उसकी आत्मा को पकड़ने का प्रयास करती है। हाँ, वही। तो चलिए देखते हैं कि ये गाइड किन पहलुओं पर ज्यादा जोर देती है और क्या खास बातें उजागर करती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो शायद सबसे पहले नजर आती है, फ्रांस की प्राकृतिक सुंदरता। गाइड में जिक्र है कि यहाँ हरे भरे खेत हैं, हाँ। प्रोविंस की वो लेवेंडर की महकती हुई घाटियां हैं, और शैम्पेन या बोर्डो जैसे इलाकों में दूर तक फैले अंगूर के बाग। ये नज़ारे सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं लगते। गाइड के मुताबिक ये फ्रांस के ग्रामीण जीवन की जो धीमी रफ्तार है ना, हाँ। और जमीन से जुड़े होने का एहसास भी कराते हैं। गाइड कुछ खास जगहों का जिक्र भी करती है जहां प्रकृति अपने बिल्कुल अलग अलग रूप दिखाती है, जैसे आल्प्स पर्वत की वो बर्फीली राजसी चोटियां, अच्छा। एनेसी झील का शांत निर्मल पानी, और दूसरी तरफ फ्रेंच रिवियरा यानी कोट दाजूर का वो धूप से चमकता नीला समुद्र तट। वाह। मतलब इस गाइड को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि भाई एक ही देश में कितने अलग अलग तरह के भौगोलिक अनुभव मिल सकते हैं। और गाइड इसी भौगोलिक विविधता को फ्रांस की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा बताती है। हाँ। ये सिर्फ अलग अलग नज़ारे नहीं हैं। हाँ। गाइड के अनुसार जैसे पहाड़ों की शक्ति है, वो शायद वहाँ के लोगों के चरित्र में भी झलकती है। अच्छा। तो वहीं जो समुद्र तटीय इलाके हैं, उनकी आबोहवा में एक अलग तरह का खुलापन महसूस होता है। अच्छा। या जैसे लॉयर वैली के हरे भरे नज़ारे हैं, वो वहाँ के शाही विरासत से जुड़े हैं। तो ये विविधता सिर्फ नज़ारों तक सीमित नहीं है, ये फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों के चरित्र को, उनकी जीवन शैली को, और यहाँ तक कि उनके खानपान को भी आकार देती है, ऐसा गाइड का मानना है। ये दिलचस्प है। ये फ्रांस के अनुभव को और गहरा बनाती है, परत दर परत। सही बात है। तो ये प्राकृतिक सुंदरता तो एक पहलू हुआ, लेकिन फ्रांस की पहचान तो इसकी गहरी जड़ों यानी इसके इतिहास और वो जो शानदार वास्तुकला है उसमें भी बसी है। हाँ, बिल्कुल। गाइड इस पर खास ध्यान देती है। जाहिर है पेरिस और एफिल टावर का जिक्र तो है ही। हाँ, वो तो होना ही था। जैसे गाइड दुनिया भर के लोगों के लिए एक सपने जैसा बताती है। ये सिर्फ एक टावर नहीं है, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग और पेरिस का प्रतीक है ना? बिल्कुल, एक सिंबल है। पर एफिल टावर के अलावा भी बहुत कुछ है। गाइड वर्साय पैलेस के वैभव का जिक्र करती है, नोट्रे डेम कैथेड्रल की भव्यता और लूवर म्यूजियम का वो विशाल संग्रह। गाइड इन्हें सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि इतिहास और कला के अनमोल खजाने के रूप में प्रस्तुत करती है। लेकिन गाइड इनमें क्या खास बात देखती है? मतलब सिर्फ सुंदरता या कुछ और भी? नहीं, देखिए, सिर्फ सुंदरता नहीं। गाइड के वर्णन से ऐसा लगता है कि ये इमारतें फ्रांस के इतिहास के अलग अलग अध्यायों के प्रतीक हैं। जैसे वर्साय पैलेस। हाँ। गाइड उसे सिर्फ राजाओं के ऐशो आराम की जगह नहीं देखती, बल्कि लुई 14वें के दौर की वो जो केंद्रीकृत शक्ति थी और फ्रांसीसी शानो शौकत का प्रदर्शन, उस तौर पर देखती है। अच्छा। गाइड नोट्रेडेम के गॉथिक आर्किटेक्चर और उसकी जो ऐतिहासिक निरंतरता है, उस पर जोर देती है, आग लगने के बावजूद उसका फिर से खड़ा होना। हाँ, वो तो बड़ी घटना थी। गाइड संकेत देती है कि ये फ्रांस की जिजीविशा, मतलब रेजिलियंस का प्रतीक माना जा सकता है। और लूवर वो सिर्फ मोनालिसा का घर नहीं है, बल्कि कला के प्रति फ्रांस का जो गहरा सम्मान है और संरक्षण की सदियों पुरानी परंपरा, उसका गवाह है। गाइड के अनुसार ये वास्तुकला सिर्फ पत्थर और गारा नहीं है, ये फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव और उसकी पहचान का अभिन्न अंग है। और ये सिर्फ बड़े शहरों या मशहूर इमारतों तक ही सीमित नहीं है ना? गाइड इस बात पर भी रोशनी डालती है कि फ्रांस के छोटे अनजाने से लगने वाले कस्बों में भी इतिहास सांस लेता है। हाँ, ये भी है। वहाँ के वो पुराने पत्थर के घर, मध्ययुगीन किले और वो संकरी भूल भुलैया जैसी गलियां। गाइड कहती है कि इनमें एक अलग, ज्यादा शांत और गहरा आकर्षण है जो पेरिस की चकाचौंध से बिल्कुल अलग है। जैसे कि कलमार या मॉन्ट सेंट मिशेल जैसे कस्बे। गाइड के अनुसार ये तो जैसे समय में पीछे ले जाते हैं। हाँ,
और गाइड इन छोटे कस्बों को फ्रांस के उस पहलू के रूप में पेश करती है जहां इतिहास सिर्फ म्यूजियम में बंद नहीं है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में रचा बसा है। सही। ये दिखाता है कि फ्रांस का ऐतिहासिक अनुभव सिर्फ भव्य स्मारकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसकी जड़ों में, उसकी गलियों में भी महसूस किया जा सकता है। गाइड के मुताबिक यही विविधता फ्रांस के ऐतिहासिक अनुभव को इतना समृद्ध बनाती है। बिल्कुल। इतिहास और वास्तुकला की बात, ये स्वाभाविक रूप से हमें कला और संस्कृति की ओर ले जाती है। गाइड फ्रांस को कलाकारों का देश कहती है और ये कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन गाइड इस पर क्या खास नजरिया पेश करती है? मोनालिसा और लूवर का जिक्र तो हमने किया, पर कला का प्रभाव क्या सिर्फ संग्रहालयों तक ही सीमित है? नहीं, गाइड के अनुसार कला फ्रांस की रग रग में बसी है। संग्रहालयों में विश्वस्तरीय कलाकृतियां तो हैं ही, लेकिन गाइड इशारा करती है कि कला यहाँ सड़कों पर दिखती है, कैफे में होने वाली बहसों में झलकती है और यहाँ तक कि लोगों के जीने के अंदाज में भी। अच्छा। हाँ, जैसे मोमार्त्र जैसे इलाके हैं वो आज भी अपनी बोहेमियन कलात्मक विरासत के लिए जाने जाते हैं। और गाइड फ्रांस के वैश्विक सांस्कृतिक प्रभाव पर भी जोर देती है। साहित्य, दर्शन, सिनेमा, फैशन। हाँ, फैशन तो है ही। हाँ, इन सभी क्षेत्रों में फ्रांस का गहरा असर रहा है। कल्चर शब्द के साथ फ्रांस का नाम जुड़ना महज इत्तेफाक नहीं है, ये सदियों की देन है, ऐसा गाइड का मानना है। और गाइड फ्रेंच भाषा, फैशन और उस खास सावोर वीव्र यानी जीने की कला का भी जिक्र करती है, जिसके लिए फ्रांसीसी जाने जाते हैं। भाषा की मधुरता, फैशन में पेरिस का रुतबा, ये सब तो है ही, लेकिन ये जीने की कला क्या है? गाइड इसे कैसे समझाती है? देखिए, गाइड के मुताबिक ये सावर वीव सिर्फ अच्छी चीजों का शौक रखना नहीं है, बल्कि ये जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना है। जैसे दोस्तों के साथ लंबी बातचीत करना, खाने को एक उत्सव की तरह मनाना, कला की सराहना करना। ये एक तरह का संतुलन है काम और जीवन के बीच, और चीजों की गुणवत्ता पर ध्यान देना, मात्रा पर नहीं। गाइड इसे फ्रांसीसी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व मानती है, जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में भी प्रासंगिक है। सही बात। ये दिखाता है कि फ्रांस खुद को सिर्फ एक ऐतिहासिक या कलात्मक केंद्र के तौर पर नहीं देखता, बल्कि एक जीवन दर्शन के स्रोत के रूप में भी देखता है। और जीने की कला की बात हो तो भाई खाने पीने का जिक्र कैसे ना हो। बिल्कुल। गाइड कहती है कि फ्रांस का खाना दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। वो ताजी पकी हुई फ्रेंच ब्रेड मतलब बैगेट, सैकड़ों किस्म के चीज और वो लाजवाब पेस्ट्रीज और डेजर्ट। हाँ, मुंह में पानी आ गया। गाइड इनकी स्वाद का बखान तो करती है, लेकिन क्या ये सिर्फ स्वाद की बात है या कुछ और भी? नहीं, गाइड के अनुसार फ्रांस में भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव है। अच्छा। गाइड इस बात पर जोर देती है कि फ्रांसीसी खाने के लिए समय निकालते हैं। वे सामग्री की गुणवत्ता, उसकी प्रस्तुति और स्वाद के सामंजस्य पर बहुत ध्यान देते हैं। परिवार या दोस्तों के साथ बैठकर भोजन करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक रिवाज है वहां। गाइड इसे फ्रांसीसी जीवन शैली का एक अटूट हिस्सा बताती है, जहां भोजन एक कला का रूप ले लेता है। और खाने के साथ वाइन का जिक्र भी लाजमी है। गाइड फ्रांस के विशाल अंगूर बागानों का जिक्र करती है और कहती है कि ये दुनिया की कुछ बेहतरीन वाइन्स का घर है। हाँ, बोर्डो, बर्गंडी, शैंपेन, ये नाम तो दुनिया भर में मशहूर हैं। तो गाइड वाइन के बारे में क्या खास बताती है? गाइड वाइन को सिर्फ एक पेय नहीं मानती, बल्कि उसे फ्रांस की जमीन, उसकी टेरोआर मतलब मिट्टी और जलवायु का जो प्रभाव होता है, और सदियों पुरानी विशेषज्ञता का प्रतीक मानती है। अच्छा, टेरोआर। हाँ, हर क्षेत्र की अपनी खास वाइन होती है, जो वहाँ की मिट्टी, मौसम और बनाने की विधि को दर्शाती है। गाइड के मुताबिक वाइन चखना भी एक कला है, और भोजन के साथ सही वाइन का चुनाव करना फ्रांसीसी गैस्ट्रोनॉमी का एक अहम हिस्सा है। यह अनुभव को और बेहतर बनाता है, और ये भी उसी सावरवीर का ही एक पहलू है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। ठीक है, तो हमने प्रकृति, इतिहास, कला, संस्कृति और खानपान की बात की। अब आते हैं उस पहलू पर जिसके लिए फ्रांस, खासकर पेरिस, शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, रोमांस। हाँ, सिटी ऑफ लव। वही। गाइड पेरिस को सिटी ऑफ लव कहती है, पर क्या ये सिर्फ एक कहावत है या गाइड इसके पीछे कुछ ठोस कारण भी बताती है? गाइड इस छवि को सिर्फ एक नारे के तौर पर नहीं देखती। वो बताती है कि पेरिस का जो माहौल है, सीन नदी के किनारे टहलना, पुराने पुलों से गुजरना, छोटे आरामदायक कैफे में बैठना, रात में जगमगाता एफिल टावर, ये सब मिलकर एक रोमांटिक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं।
गाइड के अनुसार शहर की सुंदरता, कला और इतिहास का जो संगम है, वही इसे प्रेम और भावनाओं के इजहार के लिए एक आदर्श जगह बनाता है। ये सिर्फ जगहों की बात नहीं है, बल्कि उस माहौल की बात है जो गाइड के मुताबिक यहाँ महसूस होता है। क्या गाइड ये भी बताती है कि ये रोमांटिक छवि बनी कैसे? क्या ये सिर्फ फिल्मों और साहित्य का असर है या वाकई शहर की बनावट और संस्कृति में ही कुछ ऐसा है? गाइड दोनों पहलुओं की ओर इशारा करती है। वो मानती है कि हाँ, साहित्य, कला और सिनेमा ने पेरिस की इस रोमांटिक छवि को गढ़ने और दुनिया भर में फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ, ये तो है। लेकिन साथ ही गाइड ये भी तर्क देती है कि शहर की वास्तुकला, इसकी रोशनी, इसके पार्क और यहाँ तक कि भाषा की लय, ये सब वास्तव में एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो अंतरंगता और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। तो ये सिर्फ एक बाहरी छवि नहीं है, बल्कि शहर के चरित्र का हिस्सा है, ऐसा गाइड का मानना है। यह दिलचस्प है। और इन सभी पहलुओं के साथ प्रकृति, इतिहास, कला, भोजन, रोमांस, गाइड एक और अहम बात पर जोर देती है। फ्रांस में आधुनिकता और परंपरा का अनोखा मेल। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। एक तरफ हाई स्पीड ट्रेनें हैं, वैश्विक व्यापार है, आधुनिक तकनीक है, तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी परंपराएं, ऐतिहासिक इमारतें और सांस्कृतिक विरासत भी पूरी शिद्दत से जीवित हैं। गाइड इस संतुलन को कैसे देखती है? गाइड इस संतुलन को फ्रांस की एक बहुत बड़ी ताकत मानती है। ये दिखाती है कि कैसे एक देश भविष्य की ओर देखते हुए भी अपनी जड़ों को नहीं भूलता। गाइड उदाहरण देती है कि कैसे ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करते हुए भी उन्हें आधुनिक जीवन के लिए अनुकूल बनाया जाता है। कैसे पारंपरिक कारीगरी के साथ आधुनिक डिजाइन का संगम होता है। कैसे ग्रामीण जीवन की सादगी के साथ शहरी जीवन की गतिशीलता सह अस्तित्व में रहती है। मतलब दोनों साथ चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। गाइड के अनुसार ये क्षमता, अतीत का सम्मान करते हुए भविष्य को गले लगाना, यही फ्रांस को एक गतिशील और गहरा चरित्र प्रदान करती है। ये सिर्फ विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक जीवंत संश्लेषण है। तो इस गाइड के अंशों के माध्यम से हमने फ्रांस की एक बहुआयामी तस्वीर देखी। ये सिर्फ एफिल टावर या मोनालिसा वाला फ्रांस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपनी विविध प्राकृतिक सुंदरता, गहरी ऐतिहासिक जड़ों, कला और संस्कृति के प्रति जुनून, खान पान की कला, वो रोमांटिक माहौल और आधुनिकता, वो परंपरा के अनूठे संतुलन से मिलकर बना है। बिल्कुल। और गाइड यही दर्शाने की कोशिश करती है कि फ्रांस का असली आकर्षण किसी एक चीज में नहीं, बल्कि इन सभी तत्वों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण में है। सही। प्रकृति, इतिहास, कला, जीवन शैली, रोमांस, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव रचते हैं जो यादगार और अनूठा होता है। हाँ। गाइड के मुताबिक फ्रांस सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने की जगह है। महसूस करने की जगह। हाँ, और शायद यही बात इसे दुनिया भर में इतना खास बनाती है। ये जैसे अलग अलग धागों से बुना एक खूबसूरत कालीन है। वाह, बहुत खूब कहा। गाइड में आधुनिकता और परंपरा के मेल का जो जिक्र है, वो वाकई सोचने लायक है। यह हमें इस विचार की ओर ले जाता है, किसी भी समाज या संस्कृति के लिए अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं को सहेज कर रखते हुए बदलते वक्त के साथ कदम मिलाना क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है, और इस संतुलन को साधने के क्या तरीके हो सकते हैं, जिन पर शायद और विचार किया जा सके। हाँ, ये एक बहुत प्रासंगिक सवाल है जो इस चर्चा से उभरता है।